अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जो एरिक एरिक्सन ने दिए हैं। Erikson believes that people go through 8 stages of psychosocial evolution, that is termed psychosocial development। अब psychosocial development की बात आता है और एक इंसान जो है 8 different stages से गुजरता है और हर स्टेज पर उसकी डेवलपमेंट हो रही थी, जो हमने पहले डिस्कस किया polarities of life में कि पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ जाता है, नेगेटिव डेवलपमेंट की तरफ जाता है। साइकोसोशल डेवलपमेंट क्या है? That is a union of physical learning and cultural forces that act on the individual। अब उस साइकोसोशल डेवलपमेंट में कुछ ऐसे कल्चर फैक्टर्स भी हैं, कुछ इसके अपने फिजिकल भी फैक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी, जो इसकी उस पर्सन के पर्सनालिटी को डेवलप करने में रोल प्ले करती है, उस इंडिविजुअल के ऊपर एक्ट करती हैं। मेरी एक पर्सनालिटी है तो हर स्टेज पर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस होंगे, मेरी अपनी कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी जो मिलकर जो है वो रोल प्ले करेंगी और मेरा एक स्पेसिफिक बिहेवियर जो है वो सामने आएगा। अब ये जो पर्सनालिटी स्टेजेस हैं, इसमें 4 चाइल्डहुड स्टेजेस को डिस्कस किया गया है और हर स्टेज पर जो है एपिजेनेसिस की बात की गई है। एपी मीन्स बॉर्न एंड जेनेसिस मीन इमर्जेंस। इसका मतलब है कि जितने भी स्टेज लाइफ स्टेजेस हैं, एक के ऊपर दूसरी है, यानी वक्त के साथ जो है वो एक स्टेज जो है उसके बाद दूसरी स्टेज आएगी, एक दूसरे के ऊपर बिल्ड हो रही है कि अगर एक स्टेज से आप गुजरे हैं तो अगली आने वाली स्टेज पे जो कुछ होगा वो डिपेंड करेगा कि पहले वाली स्टेज पर एक पर्सन ने लाइफ चैलेंजेस को कैसे लिया है, उसमें उसकी डेवलपमेंट किस तरह होती रही है। फिर इसी स्टेजेस के साथ एरिक्सन ने फेवरेबल रेशियो की बात। फेवरेबल रेशियो क्या होता है? द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द पुल टू द पॉजिटिव पोल रिलेटिव टू द पुल ऑफ नेगेटिव पोल द बेटर। कि अब वो फेवरेबल रेशियो क्या होगा कि एक पर्सन जो है वो पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहा है और उसका जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव पोल की तरफ जाने से बेहतर होगा, यानी वो पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ उसकी डायरेक्शन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये एक फेवरेबल रेशियो मिलेगा कि एक पर्सन में अगर आप उसकी हेल्थ को, उसकी स्टेबिलिटी को देखना चाहते हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ वो ज्यादा है या वो दूसरे अपोजिट पोल की तरफ ज्यादा है जो नेगेटिव है। स्टूडेंट्स, हम 1 बाय 1 अब उन स्टेजेस को देखते हैं कि वो स्टेजेस कौन सी हैं और किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और उसको रिजॉल्व करने के लिए पर्सन के पास कौन सी स्ट्रेंथ होती है। जो फर्स्ट स्टेज है, दैट इज एन इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज अराइव विद बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स दैट पेरेंट्स मस्ट बी विलिंग एंड एबल टू मीट। अब ये जो स्टेज है ये इसमें होती ही फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। किस तरह की, अगर एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसे क्या चाहिए, उसे खाने के लिए चाहिए, इसको दूध चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे सोना है टाइम पर। उस बच्चे को नहीं पता होता कि शेल्टर का बंदोबस्त करना है, उस बच्चे को अपने कैरियर का पता नहीं होता, लेकिन उसकी जो नीड्स यही हैं फिजियोलॉजिकल, उसको इंटीमेट रिलेशन का नहीं पता है। तो ये जो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ये उसका जो केयर गिवर होगा, पेरेंट्स होंगे, वही इस नीड को सेटिस्फाई करेंगे और उसे फुलफिल ग्रेटिफाई करेंगे। जब वो बच्चे की नीड्स ग्रेटिफाई होंगी, टाइम पर होंगी, तो उस बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो पॉजिटिव पोल की तरफ जाएगी, पॉजिटिव डेवलपमेंट कंसीडर की जाएगी। अब यहाँ पर ये होता है कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की नीड्स को प्रॉपर्ली ग्रेटिफाई ना करें, ओवर ग्रेटिफिकेशन हो या अंडर ग्रेटिफिकेशन हो, तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स और एंजाइटी क्रिएट होती है। यहाँ पर जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट एरिक्सन ने डिस्कस किया है बेसिक ट्रस्ट। बेसिक ट्रस्ट रिजल्ट फ्रॉम द इन्फेंट्स सेंस दैट इट कैन काउंट ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ इट नीड। अब उसकी जो बेसिक ट्रस्ट डेवलप होगा, उसमें एक सेंस डेवलप होगा। जब उसकी नीड ग्रेटिफाई होंगी, उसकी सेटिस्फेक्शन होगी नीड्स की, उतना ही उसके अंदर ट्रस्ट जो है, सेंस ऑफ ट्रस्ट जो है वो डेवलप होता चला जाएगा। अब ये सेंस ऑफ ट्रस्ट किसकी तरफ होता है? ये सेंस ऑफ ट्रस्ट केयर गिवर की तरफ होता है, पेरेंट्स की तरफ होता है। एक बच्चे में आहिस्ता आहिस्ता ये सेंस डेवलप होना शुरू होता है कि हाँ, ये मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं, तो मेरी सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो मेरा ख्याल करते हैं, और यहीं से बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रस्ट गेन करता चला जाता है। और ये ट्रस्ट जो है इन्फेंट में इंजेक्टेड किया जाता है बेसिकली। और इंजेक्ट करने वाला कौन होता है? उसकी मदर, बायोलॉजिकल भी हो सकती है, अडॉप्टेड मदर भी हो सकती है, केयर गिवर भी हो सकते हैं। लेकिन बात यह होती है कि एक बच्चे को ट्रीट किस अंदाज में किया जा रहा है। अगर बायोलॉजिकल मदर भी बच्चे को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर रही है तो बच्चे में एक मिसट्रस्ट वाला सेंस जो है वो डेवलप होगा। और लेकिन अगर एक अडॉप्टेड मदर है, केयर गिवर है, अगर वो बच्चे को बड़े अच्छे तरीके से देख रही है तो बच्चे में ट्रस्ट का जो सेंस है वो डेवलप होगा। अब होता क्या है
कि जब बच्चे की ग्रेटिफिकेशन उस तरह नहीं हो और उसकी एक जो है केयर उस तरह ना हो जिस तरह करनी चाहिए, तो एक क्राइसिस यहाँ डेवलप होता है, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी एक सेंस ऑफ ट्रस्ट है और दूसरी तरफ मिसट्रस्ट है। अब देखें, एक पॉजिटिव चीज है, दूसरी नेगेटिव चीज है, तो अब वो उनके दरमियान एक मुकाबला है। अब क्राइसिस उस वक्त होता है कि जब बंदे को होता है कि भरोसा करूं ना करूं, करूं ना करूं, उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट सा क्रिएट हो जाता है, इनफेंसी। और ये होता क्यों है? जब इनएप्रोप्रिएट हैंडलिंग होगी, जब उस तरीके से बच्चे को डील नहीं किया जाएगा जिस तरह करना चाहिए, एक स्मूथ वे में नहीं किया जाएगा, एक बैलेंस के साथ उसकी ग्रेटिफिकेशन नहीं होगी उसकी नीड्स की, तो फिर बच्चे में एक सेंस मिसट्रस्ट वाली जो है वो एक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाला सेंस डेवलप हो जाएगा, जो उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। और यही चीज आगे चलकर उसको जो है वो सोसाइटी में एडजस्ट करने में और जो उसके रिलेशनशिप होते हैं उस पर भरोसा करने में जो है एक बहुत बड़ा बैरियर होते हैं। और फिर इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको लाइफ में जो है वो किसी पर भरोसा करने की आदत नहीं होती, क्योंकि उनकी फर्स्ट लर्निंग यही है, क्राइसिस है, उनका सेंस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो सका, जिसकी वजह से उन्हें लेटर लाइफ में लोगों पर भरोसा करने में, उनसे रिलेट करने में मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पर एरिक्सन ये कहता है कि बेसिक जो ट्रस्ट है वही एक पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, वो उसकी एबिलिटी है। और वो क्या उसकी स्ट्रेंथ उसके अंदर डेवलप हो सकती है? होप द एंड्यूरिंग बिलीफ इन द अटेनेबिलिटी ऑफ बेसिक सेटिस्फेक्शन। अब एक पर्सन, एक होप उसके अंदर डेवलप होती है, एक बिलीफ होता है कि उसकी बेसिक सेटिस्फेक्शन होगी और वो कंप्लीट होगी। तो अगर बेसिक ट्रस्ट उसका डेवलप हो रहा है एप्रोप्रिएट केयर गिविंग की वजह से, के अंदर जो सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो रहा है वो इसकी फ्यूचर में उसकी स्ट्रेंथ बन जाएगा और वो सिचुएशन से के हवाले से, लोगों के हवाले से होपफुल रहेगा, वो नेगेटिव उस तरह नहीं होगा और उसको एक होप होगी कि हाँ ठीक है, चीजें होती हैं, मिल जाती हैं, ख्वाहिश पूरी हो जाती है, अगर नहीं भी होती तो वो उसके बड़े इसमें ब्रॉडली देखता है, प्रॉब्लम को भी बड़ा ब्रॉडली देखता है, वो इतना पेसिमिस्टिक उसका व्यू नहीं होता है। और फिर इसी तरह जो होप होती है यही चीज फाउंडेशन बनाती है फेथ की, और फेथ उसको किस तरह इसमें हेल्प करता है कि उसमें जो है वो रिलीजन का एक रोल नजर आता है। और एरिक्सन ने यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड की बात की है, अ कल्चरल यूनिट दैट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स प्रोडक्ट्स ऑफ क्राइसिस रेजोल्यूशन। और इसी तरह जब एक पर्सन में, एक उस बच्चे में सेंस डेवलप होगा, उसमें होप डेवलप होगी, फिर उसी के साथ स्ट्रांग होता होता उसका एक फेथ होगा, और जो फेथ होता है वो फर्दर रिलीजन का उस पर इम्पैक्ट होगा, और ये उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड होगा कि एक कल्चर यूनिट है कि जो आप उस रेजोल्यूशन से बाहर निकालता है, क्राइसिस रेजोल्यूशन से बाहर निकालता है, उस क्राइसिस को रिजॉल्व करता है, फिर वो आपका सेफगार्ड होगा, दैट इज अ कल्चरल यूनिट। और ये कल्चरल यूनिट जो है वो प्रोटेक्ट करेगा आपको उस क्राइसिस से और उसकी रेजोल्यूशन में हेल्प आउट करेगा। यहाँ पर जो है वो रेजोल्यूशन, अगर ये क्राइसिस है तो इसका रेजोल्यूशन क्या होगा, इसका हल क्या होगा कि सेटिस्फेक्शन, एक कॉन्फिडेंस होगा कि नीड्स जो है वो सेटिस्फाई होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई नहीं होता, वरना आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कभी आप उन्हें गौर से सुने तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरा कोई भी नहीं है, दुनिया में कोई भी नहीं है, सबको तो गर्ज है। वो इस तरह के उनके आपको स्टेटमेंट मिलेंगी लाइफ एक्सपीरियंसेस के हवाले से। तो होता क्या है कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, और उसके अंडरलाइन क्या चीज वर्क कर रही है, उसका सेंस ऑफ मिसट्रस्ट। क्राइसिस था उसका, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसने जो है उसके उस बिलीफ को वीक किया और उसके अंदर होप को डेवलप नहीं होने दिया। लेकिन इसके अपोजिट अगर रेजोल्यूशन नहीं होता, पुअर रेजोल्यूशन है, तो वहां क्या होगा, एक अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं चीज होगी, मुश्किल लगता है मुझे। इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आपने लोगों को देखी होंगी, सुनी होंगी कि लोग इस तरह का एटीट्यूड भी दिखाते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है कि उनका वो जो चीजों पर उनका यकीन नहीं है, सिचुएशन पर उनका यकीन नहीं है, और उनको ना पे बिलीव है और उनका फेथ भी वीक है और वो होपफुल भी नहीं है। लेकिन इस स्टेज पर अगर वो बेसिक ट्रस्ट डेवलप होता है तो एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है होप की, और वो जो होप की स्ट्रेंथ है वो आपके बिलीफ को भी स्ट्रांग करती है, आपका फेथ को भी आपके स्ट्रांग करती है, और ऐसा ही पर्सन जो है वो लाइफ में क्राइसिस को रिजॉल्व करने के काबिल हो जाता है। सेकेंड स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, एंड ड्यूरिंग दिस सेकेंड स्टेज द चाइल्ड डेवलप्स मोटर स्किल्स दैट ओपन अप द फर्स्ट
पॉसिबिलिटीज ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर 2 से 3 साल की जो एज होती है, इस दौरान बच्चा जो है वो अपनी मोटर स्किल को बहुत डेवलप करता है, यूज करता है, यूटिलाइज करता है, और इससे उसके अंदर एक इंडिपेंडेंस जो है डेवलप होती है। देखिए जैसे बच्चा है, अब छोटा है, अगर 6 मंथ का है और वो फीडर नहीं पकड़ सकता अपना, उसकी माँ उसके मुंह में फीडर डालती है, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना, डिपेंडेंट है। लेकिन अब एक बच्चा जो है 2 साल का, 3 साल का, मदर ने उसको फीडर पकड़ाया, उसने फीडर पकड़ लिया और पकड़ के खुद ही पी रहा है। और आपने देखे होंगे वैसे बच्चे के वो फीडर पकड़ के घूमते रहते हैं, कभी सोफे पे चढ़ते हैं, कभी बेड पे चलते हैं, कभी फर्श पे लेट जाते हैं। तो ये क्या है, वो बेसिकली अपनी मोटर स्किल को यूटिलाइज करने के काबिल हो गए, और वो ये उनकी इंडिपेंडेंसी को, उनको इंडिपेंडेंट बनाता है, इंडिपेंडेंसी को शो करते हैं। और इसी तरह आपने ये भी नोट किया होगा कि बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं और पेरेंट्स की हेल्प के बगैर। आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे, वो क्या करते हैं, दराज खोल के उसमें से चीजें निकाल के बाहर फेंकते हैं। अगर अलमारी का दरवाजा उनसे खुल जाए तो कपड़े निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो अगर पेरेंट्स तो नहीं उनको हेल्प कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की तरफ खुद भी उनको पकड़ने के काबिल होते हैं, उनको उठाते हैं और उनको एक्सप्लोर करते हैं और चीजों को उठा लेते हैं और उनको यूज भी करते हैं। ठीक है, अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली यूज करना नहीं आता, उनको इतना सेंस नहीं होता कि हमने जो है इसको कैसे यूज करना है। सपोज अगर आपके ड्रेसिंग टेबल पर लिपस्टिक रखी हुई है और बच्चा जो है वो आता है, देखता है, उसको लिपस्टिक नजर आ गई, लेकिन उसको ये सेंस नहीं है कि ये लिपस्टिक है, इसको होठों पे लगाते हैं। अगर तो उसने देखा है, बार बार ऑब्जर्व किया है, तो फिर वो शायद कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी वो बच्चा उस तरह तो लिपस्टिक नहीं लगा सकता। वो बच्ची कोशिश भी करेगी तो वो अपने चेहरे को वो उस लिपस्टिक से खराब कर लेगी, लेकिन एटलीस्ट वो उस ऑब्जेक्ट को पकड़ना और उसे अप्लाई करना ये तो सीखती है ना। तो आप देखेंगे इस स्टेज पर बच्चे जो हैं वो अपनी मोटर स्किल्स को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ पर भी पेरेंट्स का बहुत रोल होता है कि वो क्राइसिस को डेवलप होने दें या ना होने दें। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी क्या होती है? दैट इज इंडिपेंडेंस स्टेमिंग फ्रॉम द रीजनेबल सेल्फ कंट्रोल दैट अलाउज चिल्ड्रन टू होल्ड रादर देन रिस्ट्रेन, टू लेट बी रादर देन लूज। अब यहाँ पे ऑटोनॉमी एक इंडिपेंडेंट आपकी एक पावर होती है और आप चाहते हैं कि आप खुद चीजों को कंट्रोल करें और उसको हैंडल करें, ना कि आप उस चीज को रोकें। तो आप जो है वो उस चीजों को किस तरह यूज करना है उसको सीखें। लेकिन दूसरी तरफ शेम एंड डाउट की फीलिंग भी और सेंस उसके अंदर डेवलप हो सकता है। और वो क्या होता है? शेम एंड डाउट इज द estrangement दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द फीलिंग ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड एंड ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल। अब उस बच्चे को ये सेंस डेवलप होता है, अगर पेरेंट्स उसको हर चीज से रोकते हैं तो उसमें एक शेम और डाउट डेवलप हो जाएगा, और वो ये होगा कि वो जो है सेल्फ कंट्रोल उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसको दूसरे कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ जो क्राइसिस होगा वो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट पे होगा। अब ये होता कैसे है? आप देखें कि एक बच्चा है, वो एक चीज को पकड़ता है, दराज खोलता है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, केयर गिवर बड़े कहते हैं ओ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, यहाँ से हटो, ये क्या कर रहे हो, उससे चीज छीन लेते हैं, उसको नहीं करने देते हैं। या वो किसी चीज को पकड़ना चाहता है, उसको पकड़ने ही नहीं देते हैं। अगर वो कोई चीज उठाता है उससे छीन लेते हैं, और अगर वो जो है उस चीज को उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है उसे रोक देते हैं। ये क्या है? जब आप उसको पे इतनी पाबंदी लगाते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो वो इनिशिएटिव नहीं ले पाता है। अब उसके अंदर ये सेंस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसको तो खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। पेरेंट्स को, केयर गिवर को, बड़ों को ये एहसास नहीं होता, लेकिन बच्चे के अंदर ये सेंस डेवलप हो रहा है कि समवन एल्स इज कंट्रोलिंग मी एंड आई हैव नो कंट्रोल ओवर माय ओन सेल्फ। तो ये उसके अंदर जब सेंस डेवलप होता है तो इससे उसके अंदर शेम की फीलिंग, डाउट की फीलिंग होती है, और ऐसे बच्चे आगे चलकर हमेशा अपनी सलाहियतों के हवाले से डाउटफुल रहते हैं। पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, पता नहीं मैं करूंगा नहीं करूंगा, पता नहीं ये चीज सही है नहीं है, और अगर वो कुछ कर भी देता है तो एक शेम की फीलिंग उसके अंदर रहती है। और ये भी देखें कि पेरेंट्स किस तरह और एल्डर जो है वो केयर गिवर किस तरह उसको हैंडल करते हैं। वो तुमने खराब कर दिया, तुमने ये कर दिया, उसको 4 बातें भी सुनाते हैं, उससे उसके अंदर एक शेम वाली फीलिंग भी डेवलप होती है। तो अब यहाँ पर ऑटोनॉमी डेवलप नहीं हो रही उसके अंदर एक सेंस और शेम और डाउट डेवलप हो रहा है, और ये चीजें लाइफ में आगे चलकर उसके लिए बहुत मुश्किल जो है वो कर देती हैं। और ऐसे ही बच्चे आगे चलकर देखेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इनका कोई जो है वो
काम, कोई अच्छा इनकी तरफ से कोई एक्टिविटी, आपको कोई ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नजर नहीं आती, ये इनिशिएटिव नहीं लेने से डरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बच्चे भी आपने अपने फेलोज देखे होंगे स्टूडेंट, और आप अपने आप को भी देखें कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी है जो उनके बड़ों ने उनके अंदर डेवलप किया हुआ है। तो अब बच्चा जो है वो एनवायरनमेंट को देखता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर पेरेंट्स जो हैं, केयर गिवर जो हैं, उस बच्चे को उस चीज को एक्सप्लोर करने से रोकें, उसको जो है वो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो बच्चे के अंदर ये होता है कि वो अपनी स्किल्स को उस तरह यूटिलाइज नहीं कर पाता है। और आप ये देखें कि ठीक है, एक बच्चा है, अगर वो कोई खतरनाक काम कर रहा है, कोई ऐसी डेंजरस कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, वो तो ठीक है, आप उससे दूर रखें। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो उसके लिए डेंजरस नहीं है, तो वो अगर बच्चा से खेल रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए खेलने देना चाहिए, और उसको अगर वो इसको यूज कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। अब यहाँ पर अगर पेरेंट्स जो हैं वो बड़े केयरफुली बच्चे को हैंडल करते हैं, तो उससे बच्चे में एक जो है वो उसकी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, और वो होती है विल पावर। विल पावर क्या होती है? द अनब्रोकन डिटर्मिनेशन टू एक्सरसाइज फ्री choice as well as self-restraint in spite of the unavoidable experiences of shame, doubt and a certain rage over being controlled by others। अब उसके अंदर जो विल पावर होगी वो क्या है? वो उसकी एक डिटर्मिनेशन है, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि वो ऐसी चॉइसेस, फ्री चॉइसेस करेगा, और वो अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज से या ऐसी चीजों से दूर रखेगा जो उसके अंदर जो है वो शेम या डाउट वाली चीजों को, या कोई ऐसे एक्टिविटीज हैं जिसके हवाले से उसको शेम या डाउट या इस तरह की चीजें रहती हैं, या उसको ये लगता है कि दूसरे मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बजाय उसके अंदर ये होगा सेंस कि मुझे जो है वो चीजों को करना है। अगर मैं एक दफा भी गलती करूं तो मुझे दोबारा उसको करना है। आप देखें, जिन बच्चों की विल पावर स्ट्रांग होती है वो एक दफा काम होने को दिल का रोग नहीं बनाते हैं, वो उससे अपनी गलतियों से सीखते हैं, एंड दे ट्राई अगेन एंड अगेन टू अचीव समथिंग। तो विल पावर डेवलप होने के चांसेस होते हैं अगर केयर गिविंग जो है वो बहुत अच्छी है, या बच्चे को जो है उसके अंदर ऑटोनॉमी, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप की हुई है। फिर ये जो क्राइसिस होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इस क्राइसिस की रेजोल्यूशन ये है कि बच्चे में इंडिपेंडेंस डेवलप हो और उसकी विल पावर स्ट्रांग हो। तो जितनी उसके अंदर एक इंडिपेंडेंस होगी और वो खुद को कंट्रोल कर सकता है, उसके अंदर ये होगा कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसकी विल पावर है, तो ऐसा बच्चा जो है वो आगे चलकर लाइफ में एक सक्सेसफुल जो है वो पर्सन बन सकता है सोसाइटी का। लेकिन अगर ये क्राइसिस जो है रिजॉल्व नहीं होता तो बच्चा सारी जिंदगी जो है वो इस सेंस के साथ रहेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, और वो दूसरों पे डिपेंडेंट भी होगा और अपने हवाले से उसको बहुत से डाउट होंगे। इससे बेहतर है कि बच्चों में ऑटोनॉमी को, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी को डेवलप करना चाहिए, और उनकी विल पावर को जितना हम स्ट्रांग कर सकते हैं हमें उसे स्ट्रांग करने की कोशिश करनी चाहिए।